Okay, so start with last topic of this chapter, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या मतलब है? तो पहले तो मार्केट का मतलब याद है, अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज देयर वैल्यूज। ठीक है ना, बायर जो है पैसे दे के गुड्स ले रहा है, सेलर जो है वो गुड्स दे के पैसे ले रहा है, ऐसी कोई जगह मार्केट होती है। अब ये जगह मार्केट होती है, ये ना पुराना कंसेप्ट हो गया। अब सिस्टम, मार्केट इज अ सिस्टम, इट्स नॉट अ प्लेस, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं आपके बुक में भी लिखा होगा ये बात कि मार्केट इज अ सिस्टम, ये लिखा। कोई भी मार्केट हो वो सिस्टम है। अब ये जगह वगैरह पूरा ट्रेडिशनल बात हो गई ना कि कोई एक फिजिकल लोकेशन होगी वहीं जाके ये सब होगा। अब तो ऑनलाइन भी होगा, है ना। फिजिकल भी एक सिस्टम है, ऑनलाइन भी एक सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम बोल सकते हो जिसको। तो फिजिकल सिस्टम भी है, डिजिटल सिस्टम भी है। सो मार्केट इज अ सिस्टम, अब इस तरह से बोला जाना चाहिए, ठीक। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी एक सिस्टम है और ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिजिटली ही एग्जिस्ट करता है। इस बात को भी समझ लो, ठीक है। इस मार्केट में क्या होता है, हर मार्केट में अपनी अपनी कमोडिटी बिकती है ना। जैसे सब्जी मार्केट है तो वहां सब्जियां बिक रही हैं, फ्रूट मार्केट है तो फ्रूट बिक रहा है, कपड़ा मार्केट है तो कपड़ा बिक रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब यहां फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स होंगी। कोई व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगा, कोई व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज बेचेगा। ऐसा व्यक्ति भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, बैंक्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, फर्म्स भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स भी हैं, एजेंट्स। आजकल तो हर मार्केट में एजेंट्स है, राइट। बैंक्स भी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक। सब कुछ इसकी निगरानी में चल रहा है। खासतौर पे इंडिया में तो सेंट्रल बैंक की कंट्रोल में है पूरा फॉरेन एक्सचेंज। आप खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। और सीधे जाके इंडिया की बात करूं अगर मैं, तो तुम डॉलर नहीं खरीद सकते, तुम्हें किसी बैंक के पास जाना है जो ऑथराइज बाय सेंट्रल बैंक है। ऑथराइज मतलब जिसे पावर किसने दी है, सेंट्रल बैंक ने, वो उसने लाइसेंस लिया है सेंट्रल बैंक से, उस बैंक के पास जाना है। वो बैंक, उस बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट करो कि मुझे डॉलर खरीदने हैं, अपनी होम करेंसी दो, दैट इज रुपीस, और फिर वो डॉलर खरीद के तुम्हें देगा। तो वो हाथ में नहीं देगा, वो भी तुम्हारे अकाउंट में ही रहेंगे। और फिर जो पेमेंट्स तुम्हें करने हैं वो पेमेंट्स आप यहां से कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो पूरा काम किया तुमने, किया डॉलर का पेमेंट करना था मुझे अमेरिका में, तो मैं अपनी बैंक में गया, मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करी, वहाँ पैसे दिए, उन्होंने मेरे अकाउंट में डॉलर ट्रांसफ़र किए और फिर मैंने उस डॉलर को ट्रांसफ़र करवाया अमेरिका के किसी अकाउंट में। उसके लिए भी इंटरमीडियरीज लगते हैं। तुमने कभी वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र का नाम सुना हो, और इस तरह के बहुत सारे एजेंसीज हैं जो काम कर रहे हैं, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में मीडियम प्ले करते हैं कि हमारे थ्रू पैसा जाएगा, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली ये भी मार्केट है। और यहां ये किसका मार्केट है, फॉरेन करेंसीज का मार्केट है। और एक तरह की फॉरेन करेंसी नहीं होती, मैं बार बार डॉलर बोलता हूं ताकि डॉलर आराम से समझ में आता है ना। तो पाउंड्स भी हैं, डॉलर भी हैं, स्टर्लिंग भी हैं। डॉलर भी कई तरह के हैं, यूएस डॉलर अलग है, अमेरिकन डॉलर अलग है, हांगकांग डॉलर अलग है, सिंगापुर डॉलर अलग है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नाम हैं, बड़े हो गए तो धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी बस इतना समझो कि बहुत सारी करेंसीज होती हैं जिनमें आप डील कर सकते हो। और यहाँ ये एक मार्केट है तो यहाँ बायर सेलर होंगे जो फॉरेन करेंसीज की मतलब बाय और सेल कर रहे होंगे फॉरेन करेंसीज को, ठीक है। और ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकती है, ब्रोकर भी हो सकते हैं, बैंक, कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं और सेंट्रल बैंक भी हो सकता है। लेकिन ये एक सिस्टम है, इसे विजुअलाइज करो एक सिस्टम की तरह, नॉट अ प्लेस, ठीक। द ट्रांजैक्शन इन दिस मार्केट नॉट कन्फाइंड ओनली टू वन और फ्यू फॉरेन करेंसीज। इस मार्केट में केवल एक या कुछ फॉरेन करेंसी नहीं है, लगभग सभी फॉरेन करेंसीज होती हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या डील होता है ये लिख दो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक सिस्टम है, ना कि प्लेस, ये लिख दो। कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ये लिख दो, सफिशिएंट। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या है, मतलब ये मार्केट क्या करता है। तो मार्केट क्या करेगा सर,
ट्रांसफर करेगा, ये तो समझ में आ ही रहा है। इंडिया से अमेरिका पैसे भेजने हैं, अमेरिका से इंडिया पैसे आने हैं, तो वो ट्रांसफर होगा इस मार्केट की हेल्प से। हम डॉलर खरीदेंगे और पेमेंट कर देंगे, अगर वहां से डॉलर आ गए तो उन डॉलर को यहां पे बेच देंगे, है ना। और ये ट्रांसफर फंक्शंस तो होते ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसफर से क्या होता है, आप एक्चुअल में परचेसिंग पावर ट्रांसफर कर रहे हो। परचेसिंग पावर का मतलब समझते हो, जैसे इंडिया में परचेसिंग पावर है रुपी, आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपके पास रुपया होना चाहिए। अमेरिका में परचेसिंग पावर है डॉलर, तो एक्चुअली में मैंने अपनी परचेसिंग पावर अमेरिका में ट्रांसफर कर दी है, या अमेरिका की परचेसिंग पावर इंडिया में आ गई है। जब हम ये करेंसी का कन्वर्जन करते हैं तो करेंसी से परचेसिंग पावर ही मिलती है। तो बेसिकली ये कह लो कि आप परचेसिंग पावर का ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन द कंट्रीज। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब ये परचेसिंग पावर का ट्रांसफर तो ठीक है, आप इसमें बैंक ड्राफ्ट भी ट्रांसफर करते हो, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स भी करते हो। पैसों का भेजना कैसे होगा, यहां से एक ड्राफ्ट, कोई चेक आप उधर भेजोगे ना। टेलीफोनिक ट्रांसफर्स ये भी पुराना तरीका है, अब तो कौन सा तरीका है सर, अब डिजिटल तरीका है पेमेंट करने का, ठीक है। तो इंटरनेट को हम यूज करते हैं पेमेंट के लिए, यहां वो इंटरनेट लिखा ही नहीं है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय। आज के समय में ये सब चीजें आउटडेटेड हो गई है, बट बुक में लिखी है, तो यू कैन यूज राइट इंटरनेट, नो डाउट, ठीक है। आगे चलते हैं। एक फंक्शन तो ठीक है सर, ट्रांसफर तो वैसे भी समझ में आ रहा था। ये क्या है, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब एक तरह से उधार होता है ना। तो इस मार्केट से उधारी का क्या लेना देना सर, ये कोई बैंक थोड़ी कि हम पैसे ले लेंगे, नहीं। इस मार्केट में उधारी नहीं होती, इस मार्केट में बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप एक्नॉलेज करते हो किसी की डेट। जैसे कि मैं किसी से सामान मंगवा रहा हूं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे यह है कि उस व्यक्ति से गुड्स लेना है और उसे पैसे देना है, ये हम दोनों के बीच की डील है। वहां से दूसरे देश से वो गुड्स भेज रहा है, शिपिंग करेगा, मतलब शिप के थ्रू माल आएगा, फिर इंडिया में आके पोर्ट पे उतरेगा, फिर मैं जाऊंगा और उस पोर्ट पे जाके यू कैन से कस्टम और ये जो डिपार्टमेंट है इनको अपना आइडेंटिटी दूंगा कि मेरे लिए ये गुड्स आया है, मेरे पास ये सब पेपर है। ये पेपर वेपर तो सब ईमेल के थ्रू आ गए होंगे, राइट। तो वो पेपर वगैरह आइडेंटिफिकेशन दिखा के मैं कहूंगा ये गुड्स मेरा है, ये गुड्स मुझे दे दो। जब वो मुझे गुड्स मिल जाएगा, मैं ये चाहता हूं यार पेमेंट मैं तब दूं, पता चला मैंने पेमेंट पहले ही दे दिया और वो गुड्स आया ही नहीं, आया तो खराब आया, है ना, मुझे बेवकूफ ना बना दे, वो दूसरे देश में बैठा है कोई। सो इन सब सिचुएशन की वजह से क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे जब सामान मिले तब उसे पैसा मिले। जब इधर से मैं ओके करूं कि हाँ मुझे सामान मिल गया, ठीक मिल गया, तब उसे पैसा मिले। वो भी ऐसे ही चाहता है कि यार पैसा श्योर तो हो जाए। पता चला अब इसका उधर का वर्जन नहीं सोचना है तो अपने वर्जन से सोच लो। अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, पैसे मिलने हैं अमेरिका से, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे अमेरिका से आने हैं, तो पता चला वो पैसे मतलब बाद में उसे नहीं दिए, तो हमने तो यहां से सामान वामान भेज दिया उसको, पैसे नहीं आए तो दोनों तरफ डर लगा रहता है। तो दोनों साइड अपनी अपनी एश्योरिटी कर लेती है, किससे, बिल ऑफ एक्सचेंज से। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक लिखा पड़ी है दोनों के बीच में, है ना, एक डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे लिख देते हैं कि मैं इसको इतना सामान बेचूंगा, 3 महीने बाद ये मुझे इतने पैसे देगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन सामान पहुंच जाए। जनरली ये 3 महीने से ज्यादा का नहीं बनता। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 3 महीने होती है। और ये क्यों यूज किए जाते हैं, क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। और ये क्रेडिट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे पे कैसे भरोसा करेंगे, तो जब गुड्स भेज देंगे तो पैसा मिल जाए, और जब एक तरह से श्योरिटी हो जाए कि मैं गुड्स भेज रहा हूं तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से गुड्स भेजता हूं और उसको बोलता हूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज भेजता है, तब मैं गुड्स भेजता हूं। पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले उसको पैसे तब मिलते हैं जब मैं यहां पे अश्योर कर लेता हूं कि मेरा गुड्स बराबर है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बहुत तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा 11th में, है ना, थोड़ा सा रिकॉल करो, याद आ जाएगी कहानी। आगे चलते हैं।
इसके अलावा और क्या फंक्शन है सर फॉरेन एक्सचेंज के? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम कहते हैं हेजिंग। ये हेजिंग क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो कि किसी घर में एक शादी है, ठीक है ना? ये एग्जांपल तुम्हें डेली लाइफ रूटीन में देखने को या तो मिल गया होगा, उसे रिकॉल कर लोगे, या फिर देखने को मिल जाएगा। कोई शादी है घर में, ठीक है, और ज्वेलरी लेनी है, तो लोग पहले से बुकिंग कराते हैं, राइट? शादी है तो ज्वेलरी लेनी है, दूध या ये मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, पहले से बुकिंग कराते हैं। एक तो फंडा होता है अवेलेबिलिटी का, कि भाई उस दिन ये चीजें अवेलेबल हो जिस समय हमारे यहां फंक्शन है, ठीक है, हमें कमी ना पड़े इन चीजों की, इसलिए हम पहले से बुकिंग कराते हैं। कुछ लोग इसलिए भी बुकिंग कराते हैं कि वो रेट उसी दिन तय कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इतना ही खर्चा आएगा। कितना, मतलब ये चीज कितनी जरूरी है तुम सोचो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, बाजार में आपको कोई चीज खरीदनी है 3 महीने बाद, और कोई चीज छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं डॉलर की। तुम्हें 3 महीने बाद पेमेंट करना है डॉलर का, और आज डॉलर चल रहा है 80 रुपए पे। अब मैं इस बाजार पे आ गया हूं, तो एग्जाम्पल से बाहर आ जाओ। बस वो एग्जाम्पल के लिए थे कि कोई चीज फ्यूचर में करने के लिए हम बुकिंग्स करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के सामने भी यही समस्या है। आज की ये प्राइस चल रही है $1.80, और फ्यूचर में मुझे 3 महीने बाद की जरूरत, 3 महीने बाद मुझे डॉलर खरीदने पड़ेंगे, ऐसा मुझे पता चल गया। क्यों खरीदने पड़ेंगे? मैं कोई इंपोर्ट करने वाला हूं जिसका पेमेंट मैं 3 महीने बाद करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा, वॉटेवर फ्यूचर में पेमेंट होगा, ठीक है? तो फ्यूचर पेमेंट करना है मुझे डॉलर में। सपोज 1 लाख रुपए, 1 लाख, सॉरी रुपए बोल दिया मैंने, 1 लाख डॉलर मुझे पे करने हैं फ्यूचर में। अब ये 1 लाख डॉलर फ्यूचर में पे करना चाहता हूं, और मैं खड़ा हूं यहां 3 महीने पहले, और मुझे डर लग रहा है कि यार $1.80 का मिल रहा है। अभी तो मामला 80 लाख का ही है, $1 खरीदने ना, $1.80 का, तो 80 लाख रुपए में अपना काम हो जाएगा। बट मुझे डर क्या लग रहा है, 3 महीने आते आते अगर ये $1 $85 का हो गया तो क्या होगा? 5 लाख का बैठे बिठाए नुकसान। मजेदार बात समझो, ये मार्केट क्या अलाउ करता है पता है? आज बैठे बैठे तुम 3 महीने बाद का रेट तय कर लो। आज बैठे बैठे तुम 3 महीने बाद का रेट तय कर लो, मतलब किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मैं 3 महीने बाद डॉलर खरीदने आऊंगा, तू बता कितने रुपए लेगा $1 के। $1 लाख चाहिए मुझे 3 महीने बाद, भाव आज तय होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उससे क्या होगा, मेरे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैं यहां से 3 महीने तक सोऊंगा नहीं रात को, रोज नींद में मेरे को सपना आएगा, यार डॉलर तो बहुत महंगा हो गया, आज मेरा नुकसान होने वाला है, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ये श्योरिटी लाने के लिए कि एक्चुअली में मुझे कितना पैसा पे करना है, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा ना 3 महीने तक, मैं अपने आप को एश्योर कर लूं कि मुझे इतने ही रुपए देने हैं, फिक्स है। इसी को बोलते हैं हेजिंग, इस काम को बोलते हैं हेजिंग। जनरली किसको जरूरत होती है? ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर को पैसे देने पड़ते हैं डॉलर में, एक्सपोर्टर के पैसे आते हैं। वो एक्सपोर्टर डर रहा होता है कहीं डॉलर का रेट गिर ना जाए, क्योंकि सपोज $1.80 और कल को 75 हो गया तो मुझे 80 लाख मिलने चाहिए, मुझे 75 लाख ही मिलेंगे, है ना? तो जिसको मिल रहे होते हैं पैसे उसको रेट गिरने का डर होता है, जिसको पैसे देने उसको रेट बढ़ने का डर होता है, राइट? तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को क्योंकि बाय और सेल करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी, ठीक है, और वो किसी फ्यूचर डेट पे करनी पड़ती है, तो अगर वो इसे करंट प्राइस, मतलब करंट प्राइस का मतलब है कि आज की डेट पे प्राइस तय कर ले अगर उसकी, तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं उन्होंने हेज कर लिया अपने आप को। हेज करने का मतलब होता है सेफ करना, अपने आप को सेफ कर लिया, फ्यूचर में आने वाले फ्लक्चुएशन से, उतार चढ़ाव से अपने आप को सेव कर लिया, क्योंकि हमने प्राइस तय कर लिए। अब 3 महीने बाद मुझे उतने ही पैसे देने हैं, ये बात आज ही तय हो गई है, भले प्राइस कहीं भी जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हेजिंग कहलाती है, ठीक है?
क्या पर्पस है सर हेजिंग का? टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट बी कॉस्ट, ये पूरा वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट बी कॉस्ट। एक्चुअल में लॉस हो ही जाएगा, हमें नहीं पता, पर हो सकता है कि लॉस हो जाए। इस बात को समझो, हो सकता है कि लॉस हो जाए, और वो घबराहट मुझे बिजनेस नहीं करने दे रही। मेरा दिमाग उसने खराब कर रखा है कि कभी नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो अश्योर करो ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे ट्रेन में जाते हैं तो सीट रिजर्व क्यों कराते हैं? लंबी जर्नी करनी है ना, हमको ट्रेन से जाना है और लंबी जर्नी है 20 घंटे 25 घंटे की। अगर सीट रिजर्व नहीं है तो यही डर रहेगा ना, अरे यार सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे तो जाना है। तो अश्योर करो, ये भी एक तरह का रिजर्वेशन है कि फ्यूचर डेट में डॉलर का मैं यही रेट पे करूंगा अगर मुझे डॉलर खरीदने तो भी, और अगर मेरे पास डॉलर आ गया तो उसको बेचने का भी मैं ये रेट दूंगा। तो ये काम होगा कहां जाके? मार्केट में। मतलब ये फंक्शन कौन प्ले करके दे रहा है मुझे? मार्केट। वो मुझे हेजिंग फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मुझे सेव कर रहा है, मेरे लिए रेट को डिसाइड कर रहा है, फ्यूचर के रेट को आज डिसाइड कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 3 फंक्शंस हमने पढ़े, ट्रांसफर फंक्शंस, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है करेंसी, मतलब परचेसिंग पावर इंडिया से हम अमेरिका शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी। जैसे परचेसिंग पावर इंडिया में वैसे अमेरिका में चाहिए मुझे, तो इसके लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ेगा, मुझे डॉलर चाहिए पड़ेंगे। दूसरी बात क्रेडिट फंक्शन, ये है कि 2 महीने या 3 महीने में गुड्स आएगा तो मैं पेमेंट तब करना चाहता हूं, पर अश्योरिटी आज ही देनी है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करके देता है ये मार्केट। तीसरी चीज हेजिंग फंक्शन, अगर फ्लक्चुएशन से डर लग रहा है और मैं सेफ होना चाहता हूं, तो मैं आज बैठ के फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर डेट की प्राइस किसी से डिसाइड कर लूंगा और उस व्यक्ति से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि मैं उसे रुपया दूंगा, वो मुझे डॉलर देगा और रेट हमने आज ही तय कर लिया। ये हेजिंग फंक्शन है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब ये इस कहानी को मैं जरा एक छोटा सा और हिसाब बताता हूं। सपोज तुम गए किसी डीलर के पास, फॉरेन एक्सचेंज के डीलर के पास, और तुमने कहा मुझे डॉलर खरीदना है। उसने तुम्हें भाव बताए 2, एक ही भाव बताया। पहले तो एक से शुरू करते हैं। $1 इक्वल टू 80 रुपीज, ये भाव है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भाव है, $1 80 रुपए। मैं घर चला गया भाव पूछ के। अगले दिन गया 80 रुपए लेके और उससे कहा ला भाई $1 दे दे। उसने मना कर दिया, बोले 80 नहीं 82 रुपए मिलेंगे लगेंगे। मैंने कहा यार कल तो तूने 80 रुपए बोले थे, आज तो 82 बोल रहा है। बोले ये तो डेली चेंज होता है। मैंने कहा यार अच्छा, मतलब 80 रुपए का रेट यस्टरडे था, ये आज का रेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो रेट है, इस रेट पे मैं अभी के अभी ये डॉलर खरीद सकता हूं। मतलब अगर मुझे इफ वी वॉन्ट टू परचेज डॉलर इमीडिएटली, तो मेरे काम का है 82 रुपए। अगर मैं इसे अभी नहीं खरीद रहा हूं, बस रेट पूछ के फिर घर चला गया, फिर नहीं मिलेगा ये 82 में। फिर कल हो सकता है 70 रुपीज पे मिल जाए, 78 रुपीज पे मिल जाए, पर 82 पे तो नहीं मिलेगा। ये जो 82 रुपए का रेट है, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि मैं अभी के अभी खरीद सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसे कल खरीदता तो कितने में मिल जाता? 80। तो वो कल का रेट था, ये आज का रेट है। तो अगर आप इस रेट को समझ पा रहे हो तो इसका नाम बता देता हूं, इसको बोलते हैं स्पॉट रेट। स्पॉट मतलब समझ रहे हो ना, इमीडिएट, अभी के अभी ऑन द स्पॉट खरीद लो, ये कहलाता है स्पॉट रेट। पर मजेदार बात बताऊं, इसे अभी के अभी खरीद लो मतलब तुम 82 रुपीज में $1 खरीद लो, पर ये डॉलर मिलेगा नहीं आज। पैसे दे दो, 82 में मिल गया, पर ये मिलेगा कब? 2 दिन में, T+2 डे साइकिल। ट्रांजैक्शन होने के बाद 2 दिन के अंदर तुम्हें राइट मिलता है $1 का।
अभी के अभी मिलेगा नहीं, पर ये 82 रुपीज तुम्हारे बैंक से कटेंगे और $1 तुम्हें मिलेगा। ये सब कुछ 2 दिन में हो जाएगा। तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में पैसे छोड़ने पड़ेंगे ये वाले। अब अभी तुमसे ले नहीं लेंगे बैंक वाले, बस उन्होंने देख लिया हाँ तुम्हारे बैंक अकाउंट में 82 रुपीज है, उसका तुमने साइन, उन्होंने साइन करा लिया कि ये 82 रुपीज फ्रीज हो गए, अब इससे $1 मिलेगा तुम्हें, बस ये 2 दिन में ये मामला हो जाएगा। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है, जब हम डील करते हैं, शेयर खरीदते हैं ना, तो T+2 डेज की साइकिल में कंप्लीट होता है। पर ये स्पॉट रेट क्यों कहलाता है? क्योंकि जिस समय आप गए उस समय आपने ये रेट फिक्स कर दिया, और ये दिन छोड़ो, ये हर घंटे भी बदलता है। ठीक है, तो स्पॉट का मतलब इमीडिएट होता है। दिन भी मत लिखना कि ऑन द सेम डे, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने क्या बोला? इमीडिएटली। ये तो एग्जांपल के लिए समझाया था, यस्टरडे टुडे। 1 घंटे बाद ही बदल जाता है, आधे घंटे बाद भी बदल सकता है। ठीक है, अब इसका दूसरा वर्जन सुनो। इसका दूसरा वर्जन क्या है? वही 3 महीने वाली बात। मैं जा तो आज रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जा तो आज रहा हूं, और इमीडिएट की जगह मैं उससे क्लेम कर रहा हूं 2 मंथ लेटर मुझे डॉलर खरीदने हैं, और रेट में आज डिसाइड करोगे। रेट ये कह रहा हूं कि आज डिसाइड कर लो। परचेस तो 2 महीने बाद करना है, पर रेट आज तय कर लो। तो सर यही रेट पे नहीं हो जाएगा मामला? ना 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 ना, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम भी जानते हो, बैंक वाला भी जानता है, ये मार्केट में तो रेट रोज बदलेगा। तो 2 महीने बाद का जो रेट है वो तुम्हें आज डिसाइड करके तो दे सकता है, बट वो स्पॉट रेट नहीं देगा। ऑब्वियसली वो जो रिस्क है कि रेट कम ज्यादा हो जाएगा, उसका कहीं नुकसान ना हो जाए, उसको कवर करके देगा। मतलब बाजार जाओगे तो आपको डॉलर खरीदना है, डॉलर अगर इमीडिएटली खरीदना है तो रेट मिलेगा, डॉलर अगर 2 महीने बाद खरीदना है तो अलग रेट मिलेगा। इस रेट का क्या नाम होगा सर? इस रेट का नाम होगा फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड मतलब आगे का रेट। सर ये तो कुछ कुछ अभी हेजिंग जैसा लग रहा है। हेजिंग में भी तो आप यही बोल रहे थे कि आप अपने आप को सेव कर लो, 2 महीने बाद के लिए आज ही प्राइस तय कर लो। बिल्कुल, फॉरवर्ड रेट से आप अपने आप को हेज ही कर रहे हो। हेजिंग करने का तरीका है फॉरवर्ड रेट, है ना, अपने आप को सेव करने का तरीका है फॉरवर्ड रेट। और फॉरवर्ड रेट भी कहां मिलते हैं? मार्केट में ही मिलते हैं। तो कुछ अलग हमने कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी पढ़ा है हेजिंग में। हमने ये हेजिंग को पढ़ा हमने कि भाई मार्केट जो है हेजिंग करके देता है तुम्हें। मतलब क्यों देता है हेजिंग करके? क्योंकि वो तुम्हें फॉरवर्ड रेट अलाउ करता है। कनेक्ट कर दिया मैंने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 तरह के बाजार हैं। स्पॉट रेट मिलेंगे तुम्हें स्पॉट मार्केट में, और फॉरवर्ड रेट मिलेंगे तुम्हें फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है, इसको रीड कर लेते। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो 2 मार्केट है, 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा इमीडिएटली होगा, और फॉरवर्ड मार्केट में रेट आज तय होगा, ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट पे होगा। एक्चुअल में डॉलर का खरीदना बेचना 2 महीने बाद होगा, बट उसका भाव आज तय हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है देखो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस वेदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर स्पॉट और फॉरवर्ड। तो इस बेसिस पे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैं, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। स्पॉट मार्केट में क्या होता है? अब ये देखो, फिर वही बात है, ये कोई प्लेस नहीं है कि 2 जगह, एक जगह स्पॉट का काम होता है। सिस्टम में ब्रेक, वो बैंक के पास जाओ, तुम उससे बताओगे मैं स्पॉट परचेस करना चाहता हूं या फॉरवर्ड परचेस करना चाहता हूं। स्पॉट परचेस करने का मतलब है कि अभी चाहिए मुझे डॉलर, और फॉरवर्ड परचेस करने का मतलब है कि आप उसको एक पीरियड बताओगे, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वॉटएवर। आगे देखो, स्पॉट मार्केट रेफर टू मार्केट इन विच रिसिट एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। तो मेन बात है कि जो ट्रांजैक्शन है वो अभी हो गया। ये ट्रांजैक्शन ही तो है, कुछ लेना और कुछ देना। रिसिट किसकी होगी? डॉलर की। पेमेंट किसका होगा? रुपी का, अगर मैं खरीद रहा हूं डॉलर तो। ठीक है, बेच रहा हूं तो इसका वाइस वर्सा। जनरली टाइम ऑफ 2 बिजनेस डेज इज परमिटेड। ये देखो वो आ गया T+2 डे, ट्रांजैक्शन डे, और इसके आगे 2 दिन टू सेटल द ट्रांजैक्शन।
इमीडिएटली का मतलब ही, इमीडिएट का मतलब 2 दिन होता है, ये से समझ लो तुम। इमीडिएट का मतलब 2 दिन होता है, बट रेट उसी पॉइंट ऑफ टाइम का डिसाइड हो जाता है। स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, डील्स ओनली इन स्पॉट ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज नॉट इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो स्पॉट मार्केट में फ्यूचर के ट्रांजेक्शन नहीं होते। आप कहो मुझे 3 दिन बाद चाहिए डॉलर, वो बोलेगा नहीं, अब भी चाहिए तो बोल, हाँ मिलेगा 2 दिन में, पर तुझे ये बोलना है कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, और ये रेट चल रहा है, ये अभी का रेट है, ठीक है। तुम 1 दिन बाद भी बोलोगे उसे तो वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन हो गया फिर, कि मुझे कल चाहिए डॉलर, तो वो बोलेगा कल आना, कल का रेट मिलेगा। तो बोले, आप ये पूछोगे क्या मुझे कल डॉलर मिल जाएंगे, वो बोलेगा ना, डॉलर नहीं मिलेंगे 2 दिन, डॉलर मिलने के लिए तो 2 दिन ही चाहिए, रेट कल का मिलेगा। आज खरीदने के लिए जो रेट चल रहा है वो अभी का रेट है, इस पे खरीद लो, 2 दिन में सेटलमेंट मिल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है ये मार्केट, ठीक है। तो इस मार्केट में जो रेट मिलता है उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलते हैं, है ना। करंट रेट भी बोलते हैं, स्पॉट रेट भी बोलते हैं, और फॉरवर्ड वाले में फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। और ये जो मैंने तुम्हें बात बताई कि ये जो स्पॉट है ये थोड़ा मिसलीडिंग सा लगता है हमें, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट है वो 2 डेज के मार्जिन में होता है, मतलब कि सेटलमेंट 2 दिन में होता है। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। अब देखो फॉरवर्ड मार्केट मैं ऑलरेडी पूरा समझा चुका हूं। फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू मार्केट इन विच जो सेल परचेज है फॉरेन करेंसी का, मतलब रिसिट और पेमेंट है, वो फ्यूचर डेट पे सेटल होगा। कब होगा? फ्यूचर डेट पे। और स्पेसिफाइड वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड का मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि रेट 2 महीने बाद का, 1 महीने बाद का, 15 दिन बाद का, कौन सी तारीख का। यू हैव टू स्पेसिफाई इट, स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए, ठीक है। पर रेट कौन सा होगा? रेट आज ही डिसाइड होगा। ये देखो, रेट एग्रीड टुडे, तो डेट फ्यूचर, रेट आज का, ये है फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। एक्सचेंज रेट कोटेड इन फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ये जो रेट है ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहलाता है। और जनरली जो ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं सब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि 2 महीने में हमें पेमेंट करना है या 15 दिन में पेमेंट करना है, तो हमें पहले से पता होता है, राइट। और ये हेजिंग वाली बात भी आ जाएगी। देखो ये आ गई, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एवरेज एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो ये मार्केट जो है ज्यादातर ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, मतलब ज्यादातर ट्रांजैक्शन इसी मार्केट में होते हैं, और दोनों पार्टीज जो है वो इसका फायदा उठाती हैं अपनी रिस्क को कम करने के लिए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। मतलब हेजिंग करने के लिए, सेफ रहने के लिए। तुम इसको ये भी लिख सकते हो, मतलब टू अवॉइड रिस्क। रिस्क का मतलब ही है कि क्या हो जाए हमें पता नहीं। यही चीज मैं तुम्हें समझा रहा था, इसी को बोलते हैं रिस्क। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए। और कुछ लोग तो प्रॉफिट कमाने के लिए स्पेकुलेशन भी करते हैं। ये टर्म मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अच्छा डॉलर महंगा होने वाला है, आज खरीद लो बाद में बेच देंगे। ये सब स्पेकुलेशंस है। तो स्पेकुलेशन के थ्रू प्रॉफिट कमाने के लिए भी इस मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे सर? स्पॉट पे खरीद लो, आज तुम्हें भाव कम लग रहा है, और फ्यूचर में सेल करने का फॉरवर्ड ले लो, तो आज ही अपना प्रॉफिट इंश्योर कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज इतनी आसानी से होती नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब तुम आगे पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट तब ये सब चीजें सीखोगे। बट ऐसा पॉसिबल है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली क्यों नहीं है उसका रीजन फिर कभी। तो ये जो है फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट, ये दोनों मार्केट के टाइप है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो ये चैप्टर यहां होता है खत्म।